क्या लाती, सारे सीजन की शॉपिंग तो तुम्हारे बाप ने करवा दी थी, और क्या चाहिए था तुम्हें? चाय की चुस्कियां भरते हुए वो तेज लहजे में बोली थी। हानिया कुछ बड़बड़ा कर रह गई। वाओ, कितना शानदार है। मुख्तलिफ शॉपिंग बैग्स खोलकर देखती शबनम ने वही सूट बरामद किया था जो अब से कुछ देर पहले वो देख चुकी थी। रखो, रखो इसे वापस। ताई अम्मा ने शबनम के हाथ पर चपत लगाते हुए ड्रेस वापस खींचा था। वो अपना हाथ सहलाते हुए शिकवा भरी निगाहों से माँ को देखने लगी। हानिया के चेहरे पर फौरन ही मुस्कुराहट फैली थी। वाह ताई अम्मा, इंसाफ हो तो ऐसा। ताई अम्मा से नाराजी भुलाकर अब वो खुश हो चुकी थी। क्यों? ये किस होती सोती के लिए है, अगर ना मेरे लिए है और ना आपके लिए? शबनम ने तीखे लहजे में इस्तफसार किया था। अरे, काले चोर के लिए है, तुमसे मतलब। चलो सब समेट कर मेरे कमरे में रखो। ताई अम्मा ने उसे घुरका था। मैं तो नहीं जा रही, पहले बताएं किसका है। वो अड़ चुकी थी। क्यों माँ से बहस कर रही हो? लिया है किसी खास बंदी के लिए, शायद अपनी बहू के लिए। क्यों नुसरत? शबनम को तादीबी अंदाज में घूरते हुए साबरा बेगम ने कहा था। हानिया ने बेचैनी से पहलू बदला था। क्या उसके लिए खरीदा था ताई अम्मा ने? उसने खुद से सवाल किया। जवाब में कई शकूक के नाग उसके दिमाग में लहराए थे। इतनी सखी तो नहीं थी ताई अम्मा। ओहो, सब पीछे ही पड़ गए हैं। लग जाएगा पता जब वक्त आएगा, अभी तो समेटो सब। वो लापरवाही से बोली थी। शबनम मुंह बनाते हुए सब समेटने लगी। कितना दिल था मेरा कि कुछ गवाची और इमरानी से नौशी और अर्शी के लिए कुछ लूं, लेकिन इस छोटे से शहर में कहाँ ये बड़ी दुकानें। नुसरत बेगम ने चाय का बड़ा सा घूंट भरते जुमला हाजरीन से हसरत भरे लहजे में कहा था। गवाची और इमरानी? हानिया और शबनम ने ज़ेरे लब दोहराते हुए एक दूसरे को ना समझने के अंदाज में देखा था। हा हा हा। कुछ देर गौर करने के बाद हानिया के मुंह से निकलने वाला कहकहा बेसाख्ता था। शबनम अभी भी नुसरत बेगम के कहे गए अल्फाज समझने की कोशिश कर रही थी। हा 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 ताई अम्मा, गवाची। वो अपना पेट पकड़े हंसे जा रही थी। अरे बस, बस करो लड़की, क्या हो गया जो इतना हंस रही हो? वो उसे हंसते देखकर तेवरी चढ़ाकर बोली थी। हानी, साबरा बेगम ने भी उसे घुरका था। सॉरी, सॉरी लेकिन ताई अम्मा, सॉरी लेकिन ताई अम्मा, गवाची नहीं गोची होता है, और इमरानी नहीं अरमानी। हंसी के बीच में उसने उनकी तस्हीह की थी। हा हा हा। अब की बार शबनम का कहकहा गूंजा था। हानिया और साबरा बेगम ने उसका भरपूर साथ दिया था। कुछ देर तो नुसरत बेगम सबको घूरती रही, फिर खुद भी हंसी से लोटपोट होने लगी। गेट पे घंटी काफी देर से बजाई जा रही थी। आकला खातून झुंझलाकर वॉशरूम से निकली थी। सर पर तौलिया लिपटा हुआ था। उन्होंने मुसलसल बजती बेल पर उकताकर काम वाली को पुकारा था। बाजी अख्तर, बाजी अख्तर। जी बाजी जी। वो शायद किचन में थी। अपने दुपट्टे से हाथ साफ करते हुए चली आई। सुनाई नहीं देता? गेट पे कब से बेल हो रही है। जाओ देखो कौन बदतमीज है। बंदा 3 बार ट्राई करके वापस चला जाता है, लेकिन नहीं, कोई तमीज नहीं लोगों में। काम वाली को उन्होंने अपनी आदत के बरखिलाफ झाड़ डाला था। वो बड़े सुकून से नहाने की आदी थी। कोई भी मुदाखलत उन्हें इंतहाई ग्रां गुजरती थी। अभी भी मुसलसल बजते गेट को सुन जल्दी में नहाकर निकल आई थी। बाजी, मैं तो सरमत भाई के लिए माल्टों का जूस निकाल रही थी, नहीं पता चला शोर में। काम वाली काफी मुंह चढ़ी मालूम होती थी। उनकी डांट पे मुंह बनाकर बोली थी। अच्छा जाओ देखो कौन है, उन्होंने उकताकर कहा था। वो सर हिलाती कमरे से बाहर निकल गई। तोबा है, आधा घंटा हो गया यहाँ खड़े, अभी तक गेट नहीं खुला। नुसरत बेगम के लहजे में बेजारी थी। वो लोग काफी देर से आकला खातून के गेट पर खड़े घंटी बजा रहे थे, लेकिन अभी तक किसी चरिंद परिंद की वहां मौजूदगी का शायबा तक न गुजरा था। ओहो, चलें वापस। कब तक यूं जुलूस की शक्ल में यहाँ खड़े रहेंगे? शुबाना यूं पागलों की तरह मुंह उठाए खड़े खड़े थक चुकी थी, इसलिए भरपूर बेजारी उसके हर अंदाज से नुमाया थी। सबर भी कोई चीज है कि नहीं, अभी खोल देंगे। नुसरत बेगम ने उसकी आंखों के आगे हाथ नचाया था। वो हड़बड़ाकर चुप कर गई। लोग, खुल गया गेट, कहा था ना सबर। नुसरत बेगम ने गेट की कुंडी खुलने की आवाज पे फातिहाना मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर शबाना को टहोका दिया था। क्या है भाई, इतनी देर लगा दी? गेट खुलते ही काम वाली का चेहरा बरामद होने पर नुसरत बेगम ने रोब से कहा था, जैसे वो उनकी नौकरानी हो। बाजी जी से मिलना है। उसने हैरत से अध खुले गेट से अंदर दाखिल होने वाले उस जुलूस को देखा था। नहीं, ट्रंक से मिलना है, हटो पीछे। साबरा बेगम ने मुंह बिगाड़ कर रास्ते में खड़ी नौकरानी को परे धकेला था। सब लड़कियां बाजमात कहकहा लगाकर हंसी थीं। साबरा बेगम ने सबको घूरा था। हर वक्त माओ का मजाक उड़ाती हैं, हटो पीछे। साबरा बेगम की जुबान पे अभी तक अमरीकी सदर का नाम नहीं चढ़ सका था।
चलो लड़कियों, अपने पीछे सबको आने का इशारा करती वो अंदर घुसती चली गई। कमाल है। नौकरानी ने उनके पीछे गेट बंद करते हुए अपना सर झटका था। गेट से अंदर दाखिल होते ही एक छोटा सा गैराज था, जिसमें इस वक्त एक होंडा सिविक बमुश्किल फंसी खड़ी थी। वो सब कार की साइड से निकलती बरामदे की सीढ़ियां चढ़ती चली गईं। वाओ, काफी बाजुक लोग हैं। हानिया ने अपने साथ चलती शबनम के कान में घुसकर सरगोशी की थी। उसकी नजरें राहदारी के दोनों तरफ रखे गए मौसमी पौधों पे थी। अरे, घर तो बड़ा प्यारा सजा रखा है आकला ने। साबरा बी ने ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही उसकी आराइश देखकर बावाजे बुलंद तबसरा किया था। वाकई, सबने सर हिलाकर उनकी बात की तायद की थी। अरे वाह, कैसे बड़े बड़े लोग चले आए आज तो। अभी वो लोग बैठे ही थे कि सामने से आकला खातून खुश इखलाकी से बोलती चली आई। वो काफी फ्रेश लग रही थी। कंधों से जरा नीचे आते खुले बालों से पानी टपक रहा था, मतलब अभी वो नहाकर निकली थी। साबरा और नुसरत दोनों उठकर उनसे गले मिली थी। बहुत अच्छा किया आप लोग आ गईं। मैं बहुत मिस कर रही थी आपको। उन दोनों के हाथ पकड़े उनके दरमियान में बैठते हुए बोलती आकला खातून की खुशी दीदनी थी। हम ये मेहरबानियां अब अक्सर आप पे किया करेंगे। हानिया की जुबान में खुजली हुई थी। आकला खातून का कहकहा बेसाख्ता था। यही चीज तो मैं मिस कर रही थी। उन्होंने प्यार भरी नजरों से हानिया को देखते हुए कहा था, जो अब माँ और ताई की घूरती नजरों से दुबकी बैठी थी। भाई, बड़ा इंतजार करवाया आपने गेट पे। साबरा बेगम ने शिकवा किया। बहुत माफी चाहती हूँ। मैं दरअसल वॉशरूम में थी, काम वाली किचन में। जूसर के शोर में सुन न सकी। उनका हाथ मोहब्बत से अपने हाथ में लेते हुए वो सफाई देने लगी। आप लोग बैठे, मैं अभी आई। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद वो उठ खड़ी हुई। बहुत अच्छी खातून है। शुक्र है इस बार अच्छे हमसाए तो मिले। उनके जाते ही साबरा बेगम ने अपने साथ बैठी नुसरत बेगम को मुखातिब करके कहा था। बेशक, वो तो खुद उनकी गर्विदा हो चुकी थी। शबाना बेटा, कभी मुस्कुराकर दांतों को हवा भी लगवा लेते हैं। साबरा बेगम ने दांत कचकचाकर बेजारी से गर्दन उठाकर इधर उधर देखती शबाना से कहा था। और जब से आई थी मारे बंदे बैठी थी। अव्वल तो वो कहीं आती जाती ही नहीं थी। आज भी सब उसके पीछे पड़कर उसे यहाँ ले आए थे। जब से उसके रिश्ते देखने का सिलसिला चल रहा था, वो हम वक्त आदम बेजार रहने लगी थी। वो उसकी माँ थी, सब देखती और समझती थी, लेकिन क्या करती। खानदान में तो कोई इस लायक था नहीं कि बेटी का पल्लू उसे थमाकर चलता करती। अब रिश्ते लाने वाली गो के देखभाल कर ही लाती थी। फिर भी कमाश कमाश के लोगों से पाला पड़ चुका था। लोग आते, खाते, पीते, मुंह खोलकर तबसरे करते लड़की पर, अजीब सवाल पूछे जाते। चारों ओर घूमती निगाहें उसे बड़ी अजियत में मुब्तला कर देती। अब तो कुछ अरसे से वो किसी भी रिश्ते को लाने के लिए साफ मना कर चुकी थी और ना ही किसी के सामने आती थी। साबरा खातून बड़ी अल्लाह तवक्कल औरत थी, कभी बेसब्री ना दिखाई। अपनी सी कोशिश करती, बाकी सब अल्लाह पे छोड़ देती थी। जबकि शबाना इनके बरक्स थी। अब मैं उन लोगों की तरह स्टेज ड्रामे तो देखती नहीं जो जुगते मारती रहा करूं और दांत निकालती रहूं। उसने जले कटे अंदाज में सामने सोफे पर जुड़कर बैठी और खीखी करती हानिया और शबनम की तरफ इशारा किया था। साबरा बेगम ने अफसोस से सर हिलाया था, यानी कि उसका कोई इलाज नहीं था उनके पास। धीरे जलना, धीरे जलना। आनिया ने शरारत से उसके बेजार चेहरे को देखते हुए तान उड़ाई थी। शबाना ने अपने पास रखा कुशन खींच कर उसे मारा था, जिसे फौरन कैच किए वो अब अपने दांतों की नुमाइश कर रही थी। सॉरी, मुझे फिर देर हो गई किचन में। उसी लम्हे आकला बेगम अंदर दाखिल हुई थी। अब उनके बाल पहले के मुकाबले में सलीके से बंधे हुए थे। काही रंग के गर्म सूट में वो काफी सोबर लग रही थी। कितनी प्यारी है ना आंटी, बिल्कुल हेमा मालिनी जैसी। साइमा शबाना के कान पे झुकी थी। तुम तो चुप ही करो, तेरी मेहरबानी का दूसरा एडिशन। कान का पर्दा फाड़ डाला। शबाना ने उंगली से अपने कान में खारिज करते हुए उसे पीछे धकेला था। साइमा की आवाज काफी भारी थी और सरगोशी करते हुए अजीब फट सी जाती थी। वो किसी आए हुए अंदाज में उसे घूरने लगी। लेना, तकल्लुफ ना करें, तुम भी लो बच्चियों। शबाना, क्या हुआ बच्चे, शर्माओ नहीं, लो ना। नौकरानी लवाजमात से भरी ट्रे ले आई थी और अब सबको फर्दन फर्दन पेश कर रही थी। आकला खातून खुद भी चीजें उठा उठा कर उन्हें पेश कर रही थी। आप तो बैठ जाएं। साबरा बेगम ने उन्हें हाथ से पकड़कर बिठाया था। ये देखें जरा। नुसरत बेगम ने कालीन पर रखा शॉपिंग बैग उठाकर आकला खातून के हवाले किया था। ये तो गलत बात कर दी आपने। उन्होंने खफगी से नुसरत बेगम को घूरा था। वो बैग थामने में मुतामिल, जबकि नुसरत बेगम थमाने पर मुसिर। जीत नुसरत बेगम की ही हुई थी। वैसे जरूरत बिल्कुल नहीं थी इसकी।
شاپنگ بیگ کھول کر انہوں نے سوٹ باہر نکالتے ہوئے کسی کو مخاطب کیے بغیر کہا تھا۔ ہلکی ایمبرائڈری سے سجا لیمن کلر کا گرم سوٹ اور اس کی ہم رنگ شال بہت پیارا ہے۔ انہوں نے دل سے تعریف کی تھی۔ شبانہ کی پسند ہے۔ نصرت بیگم فوراً بولی تھی۔ شبانہ خود اتنی پیاری ہے تو چوائس بھی اچھی ہی ہوگی نا۔ وہ پیار سے اپنے سامنے والے صوفے پر بیزار شکل بنائے بیٹھی شبانہ کو دیکھ رہی تھی۔ اور یہ آپ کے بچوں کے لیے۔ ہمیں سائز کا کچھ علم نہیں تھا، بس اندازے سے لے لیا۔ اب کی بار صابرہ بیگم نے ایک بیگ نکال کر ان کی طرف بڑھایا تھا۔ ارے اتنا تکلف کس لیے؟ نہیں بھائی، یہ بہت ہو جائے گا۔ وہ اپنا ہاتھ اٹھائے ہوئے مسلسل انکار میں سر ہلا رہی تھی۔ ہمارے دل کی خوشی ہے، یہ قبول تو کرنا پڑے گا۔ صابرہ بیگم نے نصرت والا فارمولہ آزمایا تھا اور زبردستی ان کے ہاتھ میں بیگ تھما دیا۔ وہ مجبوری میں بیگ پکڑ کر یوں بیٹھ گئی کہ جیسے ہی موقع ملا چھوڑ کر بھاگ جائیں گی۔ دیکھیں تو صحیح، سائز وغیرہ کا سلسلہ ہو تو چینج کروا لیں گے۔ وہ بے بسی سے کندھے اچکا کر رہ گئیں اور بیگ کھول کر دیکھنے لگی۔ یہ تو چھوٹے بچوں کے کپڑے ہیں۔ ان کی آواز میں حیرت تھی۔ ہاں تو آپ کے بچے چھوٹے ہی ہیں نا۔ صابرہ کو ان کی حیرت پہ حیرت ہوئی تھی۔ اوہ ایک منٹ، میرا خیال ہے کہ کوئی غلط فہمی ہے ہمارے درمیان۔ سب کو الجھن بھری نظروں سے اپنی طرف تکتے پا کر عاقلہ خاتون کو کسی غلط فہمی کا اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا۔ ایک منٹ، میں ابھی آئی۔ وہ کچھ سوچ کر اٹھی تھی۔ سب انہیں حیرت سے جاتا دیکھتے رہے۔ شاید پسند نہیں آئے، صابرہ خاتون نے ہونٹ لٹکا کر کہا تھا۔ کسی نے تبصرہ کرنا مناسب نہ سمجھا۔ دفتن عاقلہ خاتون اپنے جلو میں ایک اونچے لمبے شاندار سے بندے کو لیے چلی آئیں، جس نے آتے ہی تپاک سے حاضرین محفل کو سلام جھاڑا تھا۔ یہ میرا بیٹا ہے سرمد۔ یہ وہی نالائق ہے جس نے اس دن بال آپ کے گھر پھینکی تھی۔ اور دوسرا اسد، وہ ہاسٹل میں ہوتا ہے آج کل، ورنہ آپ سے ضرور ملواتی۔ ویسے وہ بھی کوئی اتنا چھوٹا نہیں، میڈیکل کا طالب علم ہے اور سرمد سے 3 سال چھوٹا۔ بمشکل اس کے کندھے تک آتی عاقلہ خاتون نے مسکراتے ہوئے نوجوان کا تعارف کرایا تھا۔ حقیقت جان کر ان سب پہ گھڑوں پانی پڑا تھا۔ حد ہی ہو گئی ہے تو۔ سب اس وقت لیونگ روم میں ہیٹر کے سامنے بیٹھے آج کے واقعے پر ایک بار پھر سے تبصروں میں مصروف تھے۔ تو آپ پوچھ لیتی نا اماں، ان کے بچوں کی عمریں۔ قالین پر بیٹھے بلال نے مفت مشورہ دیا تھا۔ وہ اس وقت اپنے سامنے لیپ ٹاپ کھولے تیزی سے کچھ ٹائپ کرنے میں مصروف تھا۔ لو بھلا ایسے کیسے منہ پھاڑ کر پوچھ لیتے کہ بھیا آپ کے گھر میں کرکٹ کھیلنے والے لڑکوں کی عمریں کیا ہیں؟ کیا پتا اگلا برا مان جاتا۔ نصرت بیگم کو اس کے مشورے سے اختلاف ہوا تھا۔ اور کون سے لڑکے گھر کے صحن میں کرکٹ کا ہلہ مچاتے ہیں؟ ہم یہی سمجھے کہ ہوں گے کوئی 10-60 سال کے شیطان۔ یاد نہیں صابرہ، کچھ سال پہلے آنے والے ہمسایوں کے بچوں نے کیسا تگنی کا ناچ نچایا ہوا تھا پورے محلے میں۔ ڈو ڈو کرتے بیٹ لہراتے پھرتے تھے۔ نصرت بیگم کی تشفی ایسے ہی کسی طویل بیان سے ہونے والی تھی۔ عاقلہ بیگم کے سامنے ہونے والی ہزیمت مٹانے کو وہ ایسے ہی بہانے ڈھونڈ ڈھونڈ کر لا رہی تھی۔ صابرہ ان کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی کہ دماغ کے گھوڑے جو یوں تو سرپٹ بھاگتے دوڑتے رہتے تھے، یہاں آ کر مات کھا گئے تھے۔ چلے ہو جاتی ہے غلط فہمی، اب جانے دیں اس قصے کو اور کھانے کا انتظام کریں۔ اور لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے بولا تھا۔ ایک ہی ذکر سن سن کر وہ اکتا گیا تھا۔ چلو لڑکیوں اٹھو، کوئی کام دھندا کرو۔ جہاں ماں کو بیٹھا دیکھا وہیں اپنی چارپائی بچھا لی۔ صابرہ بیگم نے رسالوں اور موبائل میں سر دیے بیٹھی ان پانچوں کو لتاڑا تھا۔ آج کھانا پکانے کی باری سائمہ عظمیٰ کی تھی، اس لیے کھانا لگائیں گی بھی وہی۔ میں کہیں نہیں جا رہی اتنی سردی میں۔ شبانہ نے اپنے ہاتھ کھڑے کیے تھے۔ وہ دونوں بڑبڑاتے ہوئے اٹھی تھیں۔ اماں، آج جب آپ لوگ ہمسایوں کے ہاں گئی ہوئی تھی نا تو خالہ نوشی کا فون آیا تھا، کہہ رہی تھی اس جمعے کو پکا آ رہی ہیں۔ بلال کو اچانک یاد آیا تھا۔ اچھا واقعی؟ وہ ایک دم سے خوش ہوئی تھی۔ لو بھائی 3 ہفتے تو ہو گئے سنتے، اب آئیں کہ تب، اب بھی دیکھو۔ صابرہ بیگم کا لہجہ استہزائیہ تھا۔ نصرت جزبز ہوئی تھی۔ ویسے کہہ تو ٹھیک رہی تھی، وہ ان کی چھوٹی بہن جو کہ اب کچھ دنوں میں کینیڈا شفٹ ہونے والی تھی سمیت بیٹی، ان کی ایک ہی بیٹی تھی۔ کب سے ان کی طرف آنے کا ہر ہفتے پکا ارادہ بنتا تھا، لیکن پھر عین وقت پر وہ کسی سسرالی عزیز کی طرف نکل کھڑی ہوتی۔ معذرت کا ایک پھیکا سیٹا فون آ جاتا۔ نصرت بیگم ان کی آمد کی خاطر کیے گئے اپنے انتظامات لپیٹ لپاٹ کر رکھتی۔ پھر آنے کا سندیش ملتا تو پھرکی کی مانند سارے گھر میں گھومتی پھرتی۔ یہ تو کیا ہمارے تمہارے جیسی ہیں، سالوں سے ایک ہی کنویں کے مینڈک بنے بیٹھے ہیں۔
बहुत कमरे से सहन, सहन से छत या बाजार हो आए। दुनिया अलिफ से शुरू करके ये को पीछे छोड़कर कहाँ पहुंच गई। हम वहीं के वहीं रहे। नुसरत बेगम को देवरानी का जुमरा कस कर लगा था। कितने ही शिकवे कर डाले नरूठे लहजे में। लो, तुम तो बुरा मान गई। खुदा लगती कहने का तो दौर ही नहीं रहा। और भी नुसरत, दूर के डोल सुहाने, नजदीक जाओ तो कान फटने का अंदेशा जान को लाहक हो जाता है। भाई हम तो खुशबाश हैं जहां हैं। साबरा बेगम अपनी साफगोई की आदत से मजबूर बोले गई। ए हटाओ, जिसका हाथ ना पहुंचे वो थू कोड़ी बोले है। उन्होंने सर झटका था। ओह भाई अम्मा और चाची, आप लोग किस बहस में पड़ गई। चले खाना खाते हैं, छोड़े सारी बातें। काफी देर से उनको बहस करते देखकर बिलाल को ही मैदान में कूदना पड़ा था। अम्मा खाना लग गया है और अब्बा और ताया भी आ चुके हैं। उस्मा ने कमरे में झांक कर इतला पहुंचाई थी। दोनों खवातीन तेजी से उठी थी अपने अपने मजाजी खुदाओं का इस्तकबाल करने के लिए। बिलाल ने उनके पीछे शुक्र है का इशारा करते हुए एक लंबा सांस लिया था। एक और मार का होते होते बचा था। ये बिला मुबालगा चौथा समोसा था जो वो चटनी से भरी प्याली में डुबो डुबो कर खा रही थी। उसके ऐन सामने बैठे बिलाल ने बेबसी से उसकी तरफ देखा था। यार बस करो अब, वो मिस्कीन से लहजे में उसके खाने की रफ्तार देखते हुए बोला था। वो दोनों इस वक्त शहर की मशहूर फूड स्पॉट पर मौजूद थे। निकले तो वो घर से साबरा बेगम के जोड़ों की दवाई लेने थे, लेकिन रास्ते में पड़ते इस फूड स्पॉट को देखकर हानिया हस्बे आदत मचल गई थी कुछ खाने को, और उसे इनकार करना कम से कम उसके निसाब में शामिल नहीं था। अब वो बेबसी से कभी उसे और कभी हाथ में बंधी घड़ी को देख रहा था। सब्र तो करो, अब ये सब जाया तो नहीं करना ना, वो मुश्किल भरे मुंह से बोली थी और अपने सामने पड़े समोसों और सोडे की बोतल की तरफ इशारा किया। गलती हो गई जो तुम्हारे कहने में आ गया, आइंदा से ऐसी अय्याशी खत्म समझो, वो हल्का सा झुंझुलाकर बोला था। सोचा था चलो इसी बहाने अपने दिल का ताजा ताजा हाल उस तक पहुंचाएगा, लेकिन वो तो समोसों को ऐसी प्यारी हुई थी कि उसकी तरफ देखने से भी गई। सारे रोमांटिक मूड का सत्यानाश हो गया था। अब उठो मेरी माँ, उसका जब्त खत्म हो गया था। उसने आखिरी बच जाने वाले समोसे की तरफ हाथ बढ़ाती हानिया का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती उठाया था। वो समोसा उठाने की कोशिश में नाकाम बुरे बुरे मुंह बनाती उसके पीछे घिसटने लगी। चलो बैठो। पार्किंग एरिया में खड़ी मोटरसाइकिल के पास लाकर ही उसने उसका हाथ छोड़ा था, जहां रोशनी का कोई खातिर ख्वाह इंतजाम नहीं था। इर्द गिर्द की इमारतों से आती रोशनी से ही काम चलाया जाता था। स्टार्ट तो करो पहले। अपने दोनों हाथ सीने पे लपेटते हुए हानिया ने मुंह बनाया था। बिलाल को रोशनी और अंधेरे के संगम पर खड़ी हानिया अपने हवासों पर छाती महसूस हुई। अब चलो भी, यही कुल्फी बनवानी है मेरी क्या? उसकी पैगाम देती निगाहों से घबराकर हानिया ने ख्वामखा अपनी शाल को ठीक किया था। एक खबरदार, उसे एकदम अपनी तरफ झुकते देखकर वो बिदकी थी। बिलाल ने बड़े सुकून से उसके लबों का किनारा अपने हाथ के अंगूठे से साफ किया था, जहां कुछ देर पहले खाई जाने वाली चटनी अभी तक अपने जलवे दिखा रही थी। हो गया? वो लापरवाह से लहजे में बोला था। हानिया एकदम खिसियाई थी। वो जाने क्या समझी थी। बिलाल ने किक लगाकर मोटरसाइकिल स्टार्ट की और थोड़ा सा फासला रखते हुए उसका कंधा पकड़कर बैठ गई। तुम क्या समझी थी मैं क्या करने वाला हूँ? बाइक चलाते हुए उसने अपनी गर्दन पीछे मोड़कर उसे देखा था। एमी, मैं कुछ नहीं समझी थी, तुम जाने क्या समझ रहे हो? अपने चेहरे पर बेनियाजी सजाते हुए उसने कहा तो बिलाल के लबों पे मुस्कुराहट रेंगी। लेकिन तुम वो तो समझ रही हो ना जो मेरा दिल तुम्हें समझाना चाह रहा है। वो कसौटी खेलने लगा। पता नहीं तुम क्या बोल रहे हो, वो कन्नी कतराने लगी। मैं अम्मा से तुम्हारी बात करने वाला हूँ, 1-2 दिन में। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, बोलो मंजूर है? वो कोई यकीन का सिरा थामना चाह रहा होगा। दिल तुम्हारे साथ है लेकिन जुबान मेरा खुद का साथ नहीं देगी। समझो तुम मेरी मजबूरी। वो कुछ देर की खामोशी के बाद बोली थी। बिलाल ने इत्मीनान की सांस ली थी। कम से कम उसका दिल तो उसकी मुट्ठी में था। बाकी वो अम्मा को मुट्ठी में करने के फन से खूब आशना था। दरवाजे पर कब से दस्तक हो रही थी और वो चारों आराम से बैठी मूंगफली खाते हुए टीवी देखने में मगन थी। हड हराम और तो बाहर निकल कर देखो कौन है दरवाजे पे। शबाना आटे से लुथड़े हाथ लिए लिविंग रूम में कड़े तेवरों के साथ दाखिल हुई थी। कोई शरारती बच्चा होगा, क्योंकि हमारी माएँ तो 5 मिनट में रिश्तेदारों के हाथ से वापस आने वाली नहीं। इसलिए तुम भी सुकून से काम करो और हमें आराम से फिल्म देखने दो। कैसा क्लाइमैक्स चल रहा है। हाय मेरा शेरू दुश्मन के हाथ आ गया। साइमन ने टीवी स्क्रीन से नजरें हटाए बगैर सबके जज्बात की तर्जुमानी की थी। अभी कुछ देर पहले ही दोनों
خواتین اپنے کسی سسرالی عزیز کی عیادت کو نکلی تھیں۔ مردوں میں سے اگر کوئی اس وقت آتا بھی تو فون کر کے۔ اس لیے سب کو کامل یقین تھا کہ یہ کوئی بچہ ہی ہے۔ کوئی بھی ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں تھا اور دستک دینے والا ہار ماننے کو۔ مرو تم ساری کی ساری۔ غصے میں ہاتھ سے اس پہ لعنت بھیجتے ہوئے وہ پاؤں پٹکتی دروازے کی سمت بڑھ گئی۔ صبر کر لو، کیا لوہے کے ہاتھ ہیں تمہارے جو ابھی تک تھکے نہیں؟ وہ غصے میں بھری ہوئی تھی۔ ایک تو یہ محلے والے روز کچھ نہ کچھ لینے اپنے شیطانوں کو ان کے ہاں دوڑائے رکھتے تھے۔ وہ تو اماں اور تائی ہی ان کو بھگتاتی تھی، ورنہ وہ لوگ تو کسی کو دروازہ پار ہی نہ کرنے دیتی۔ اور پھر ایسے ہر موقع پر انہیں حقوق العباد کے لیکچرز بھی لائے جاتے، جنہیں وہ ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال کر یہ جا وہ جا۔ کیا ہے؟ دروازہ جھٹکے سے کھولتے ہوئے وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی تھی۔ جی وہ مجھے ممی نے بھیجا تھا آپ کے ہاں کسی کو بلانے کے لیے۔ سامنے کھڑا سرمد اس زبانی حملے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے گڑبڑا کر رہ گیا۔ او سوری، وہ میں سمجھی شاید محلے کا کوئی بچہ ہے۔ اپنے سامنے غیر متوقع طور پر سرمد کو دیکھ کر ایک پل کو تو وہ بھی ٹھٹکی تھی۔ کوئی بات نہیں، آپ شاید مصروف تھیں۔ اب وہ دلچسپی سے اس کے سراپے کا جائزہ لے رہا تھا۔ آٹے سے سنے ہاتھ، براؤن کرشمہ کا پلین سوٹ، براؤن ہی شال، فرنٹ چوٹی میں بندے بال اور نازک سے ناکو نقشے کی مالک شبانہ ٹھا کر کے اس کے دل میں اتری تھی۔ اگر میرا جائزہ مکمل ہو گیا ہو تو وہ بات بتائیں جس کے لیے یہاں جمع کھڑے ہیں۔ اسے یوں محویت سے اپنی طرف تکتا پا کر وہ ناگواری سے بولی تھی۔ او ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ مجھے ممی نے بھیجا ہے شبانہ باجی کو بلانے کے لیے۔ انہیں شاید ان سے کچھ کام ہے۔ اب کی بار اس کی آنکھوں میں شرارت صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ خود کو اپنی عمر سے بڑے مرد کے منہ سے باجی سن کر اسے تپ چڑھی تھی۔ سرمد انکل، آپ آنٹی سے کہیں کہ شبانہ ابھی آ جاتی ہے۔ دانت کچکچا کر اس نے بدلہ اتارا تھا۔ سرمد کا کہہ کہا بے ساختہ تھا۔ شبانہ نے دھاڑ سے دروازہ بند کیا تھا۔ بند دروازے کے پیچھے کھڑا سرمد دیر تک ہنستا رہا۔ کیا ہو گیا آنٹی آپ کو؟ اس وقت وہ عاقلہ خاتون کے بیڈ روم میں موجود تھی۔ وہ اب سے کچھ دیر پہلے والے حلیے میں ہی تھی، لیکن اب آنکھوں میں کاجل کی ہلکی سی دھار اور ہونٹوں پہ نیچرل پنک کلر کی لپسٹک سج چکی تھی۔ بس بیٹا، شاید ٹھنڈ لگ گئی، بوڑھی ہڈیوں کو راتوں رات بخار چڑھا، صبح تک میں اٹھنے کے قابل نہ رہی۔ انہیں ڈھال سے لہجے میں بولی تھی۔ کوئی میڈیسن لیا آپ نے؟ اس نے محبت سے اس پرخلوص سی خاتون کا بخار میں تپتا ہاتھ تھام کر پوچھا تھا۔ ہاں، سرمد نے چائے کے ساتھ کھلا دی تھی صبح میں۔ معاف کرنا، تمہیں تکلیف دی۔ اوہو، ایسی باتیں نہ کریں آپ پلیز۔ پڑوسی ہونے کے ناطے آپ کا حق ہے۔ بتائیں کیا بناؤں آپ کے لیے، اور جو کچھ کرنا ہے۔ وہ ہلکی سی خفگی سے بولی تھی۔ ارے بیٹا، کچھ بھی بنا دو، سارا گھر تمہارے حوالے ہے۔ میرا تو سر گھوم رہا ہے، کچھ آرام کروں گی۔ آج کام والی بھی چھٹی کر کے بیٹھ گئی، ورنہ وہی تمہاری مدد کر دیتی۔ وہ شاید اب غنودگی میں جا رہی تھی، اس لیے بولتے بولتے ان کی آواز کافی بھاری ہو گئی تھی۔ میں کر لوں گی، آپ فکر نہ کریں، بس آرام کریں آپ۔ وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ ان کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا، مطلب وہ سو چکی تھیں۔ وہ ان کے بیڈ روم کا دروازہ بند کرتی باہر نکل آئی۔ گھر میں اس وقت اس کے اور عاقلہ خاتون کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ شاید سرمد اور انکل اپنے اپنے آفس پہ روانہ ہو چکے تھے۔ وہ کچھ دیر کھڑی لیونگ روم میں ادھر ادھر دیکھتی رہی، پھر کچن سے صفائی شروع کرنے کے خیال سے وہاں گھس گئی۔ وہ چھت پہ صبح میں دھو کر ڈالے گئے کپڑے اتارنے میں مصروف تھی جب یکدم اس کی پشت پہ کوئی چیز آ کر لگی تھی۔ اس نے مڑ کر آس پاس کی چھتوں پر نگاہ دوڑائی۔ کوئی بندہ پرندہ اس کی نظر کی گرفت میں نہ آ سکا۔ پھر دفتن اس کی نگاہ اپنے قدموں میں گرے کاغذ کے گولے پر پڑی تھی۔ اس نے حیرت سے اٹھا کر اسے کھولا تھا اور پڑھنا شروع کیا۔ کیسی ہیں شب؟ یہ کون ہے اتنا بے تکلف؟ اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ آپ کو بے تکلفی سے مخاطب کرنے پہ میں ہرگز معذرت خواہ نہیں ہوں، کیونکہ یہ میرا حق ہے۔ جیسے آپ نے بلا اجازت میرے دل پہ قبضہ کیا ہے، اب مجھے حق ہے آپ کو اپنی پسند کے نام سے پکاروں۔ اچھی گنڈا گردی ہے۔ کل کے پلاؤ اور ٹرائفل نے مجھے ساری رات آپ کی یاد میں تارے گننے میں مصروف رکھا۔ امید ہے کہ بہت جلد تمہیں اپنے کچن میں بھی لانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ ہیں اتنی جلدی؟ آپ سے تم؟ دل میں تو پہلے ہی آ چکی ہو۔ اس کی آنکھیں پوری طرح کھل چکی تھیں۔ ویسے یہ آؤٹ ڈیٹڈ طریقہ اظہار اپنانے پر تھوڑی سی شرمندگی ہے۔ اب اسی کاغذ کی پچھلی طرف اپنا سیل نمبر گھسیٹ ڈالیں تاکہ آئندہ کے لیے گفت و شنید میں مسمی کو آسانی رہے۔
तुम्हारा अपना सरमद। पूरा मतन पढ़कर उसने गुस्से से सर उठाकर आकला खातून की छत की तरफ देखा था, जहां वो बड़े इश्तियाक से उसकी तरफ देख रहा था। शबाना ने आओ देखा ना ताओ फौरन हाथ में पकड़ा कागज हवा में उसे दिखाने को लहराया और 4 पुर्जे करके फेंक दिया। इस मंजर की ताब न लाते हुए सरमद दिल पे हाथ रखे अपनी छत पे लड़खड़ाने की शानदार एक्टिंग कर रहा था। उसने हाथ की 5 उंगलियां उसे दिखाकर लानत का इशारा किया और मुड़कर धड़ाधड़ सीढ़ियां उतरने लगी। ये अलग बात कि उसके चेहरे पर मीठी सी मुस्कान फैली हुई थी। अच्छा अब बिस्तर छोड़ भी दें, आप तो ऐसे आराम से सब छोड़कर बैठी हुई हैं जैसे आपकी बहू आ गई है। सरमद ने मजे से शबाना के हाथ की बिरयानी उड़ाते हुए आकला खातून पे जुमला कसा था, जो अब पहले से बहुत हद तक सेहतियाब हो चुकी थी। जब से वो बीमार पड़ी थी दोनों वक्त का खाना शबाना ही आकर बनाती थी, क्योंकि पहले दिन उसके हाथ का खाना खाकर गिलानी साहब और सरमद दोनों ही नौकरानी के हाथ से पका खाने की बजाय जहर खाने को तरजीह देने का ऐलान कर चुके थे। इसलिए आकला खातून को साबरा से उसे रोज अपने घर बुलवाने की खसूसी इजाजत लेनी पड़ी। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, उन्होंने शोखी से आंखें गोल गोल घुमाई थी। कौन सा आइडिया? वो अनजान बना। बच्चू बनो नहीं, मुझे सब खबर है। पहले दिन से जब वो आई थी अपने घर वालों के साथ, तब से तुम बदले बदले से हो। उसका कान प्यार से मरोड़ते हुए वो बोली थी। हाय मर गया। उसका ड्रामा अरूज पर था। खबीस हो पूरे। उन्होंने हंसते हुए उसका कान छोड़ा था। वैसे कैसी लगी? अपना कान मसलते सरमद की तरफ वो राजदारी से झुकी थी। हाय ठा करके सीने पर हाथ रखकर उसने एक लंबी सांस खारिज की। बड़े बेहया हो। उन्होंने हंसते हुए उसके कंधे पर हाथ मारा था। वैसे है बड़ी सड़ियल। मेरे खत के पुर्जे पुर्जे ऐसे किए जैसे कसाई मुर्गी का गोश्त बनाता है। वो मसनूई आहें भरने लगा। हैं, तुमने उसे खत लिखा था? इस इंकिशाफ पे वो हैरत से बोली थी। तो और क्या करता? मोहतरमा के यहाँ शायद मोबाइल रखने का रिवाज नहीं, अब कोई ना कोई सबील तो करनी थी उस तक हाले दिल पहुंचाने की। वो अपने चेहरे पे भरपूर बेचारगी के तासुरात लाते हुए बोला था। हाँ, उनके यहाँ काफी चीजें नहीं होती जो आजकल के खाना खराब में हो रही हैं। आकला खातून ने वजाहत की। मुझे तो उनका घराना बहुत पसंद है। टेक्नोलॉजी के नाम पर कोई खुराफात नहीं। ये लोग ऐसे ही जिंदगी गुजार रहे हैं जैसे मोबाइल और दूसरी आफात आने से पहले कोई भी नॉर्मल घराना गुजारा करता था। तो क्या ख्याल है? कुछ आगे भी बात चलाएंगी आप या यहाँ से ही तारीफों के टोकरे उनके यहाँ भेजती रहेंगी? वो जल्दी मतलब की बात पर आ गया। बड़ी जल्दी है। वो शरारत से मुस्कुराई थी। कभी कभी देर से बेहतर जल्दी होती है। क्या ख्याल है? वो अपने तई बड़ा मुदब्बर बना था। आकला खातून ने उसके बाल बिगाड़े थे और फिर दोनों ही हंस दिए। वैसे मैं अब सोच रही हूँ कि सरमद की शादी ना कर दी जाए। 27 का होने वाला है। आकला खातून ने अपने हाथों पे लोशन का मसाज करते हुए गिलानी साहब को मुखातिब किया था, जो लैपटॉप में सर दिए बैठे अपने बिजनेस का कोई हिसाब किताब कर रहे थे। बहुत देर की मेहरबान आते आते वो लैपटॉप से सर उठाए बगैर बोले थे। देर कहाँ, जब अच्छी लड़की मिलती तभी करती ना। ये अच्छी लड़की की क्या तारीफ होती है। वो जरा की जरा सर उठाकर बोले थे। अच्छी लड़की शबाना जैसी होती है। कैसी लगेगी वो हमारे सरमद के साथ? उनके सवाल का जवाब देकर वो पूछने लगी। अच्छा, इसीलिए साथ वालों से इतनी गाड़ी छनती है आपकी? वो ऐसे बोले जैसे सबको समझ में आ गया हो। हाँ, तो ऐसा घराना आज के दौर में मिलेगा कहाँ। वाकई बड़े अच्छे लोग हैं, मिलनसार, सादा। गिलानी साहब भी इस फैमिली के मुतासरीन में शामिल थे और खासकर बच्ची खाने बहुत अच्छे बनाती है। मेरा ख्याल है कि अब आपको किचन से रिटायर हो ही जाना चाहिए। वो खाना खाने के खासे शौकीन थे। आकला खातून की बीमारी के दिनों में शबाना के बनाए गए मजे मजे के खानों का जायका अभी भी उनकी जुबान पे था। चले फिर इस वीकेंड पे चलते हैं उनके यहाँ। उन्होंने फटाफट प्रोग्राम बनाया था। जैसे आपकी मर्जी। वो मुस्कुराते हुए फिर लैपटॉप पर झुके थे। मेरा दिल तो था कि सरमद के साथ साथ असद के लिए उनकी छोटी बेटी साइमा का हाथ मांग लो, लेकिन असद इस बार कह गया है कि उसकी अपनी किसी क्लास फेलो से कमिटमेंट है। वो उदासी से कह रही थी। उन्हें शबाना और साइमा दोनों बहुत पसंद थी, लेकिन मसला असद का था, जो सरमद से मुख्तलिफ तबीयत और सोच का मालिक था। भाई अब उसकी मर्जी। आप परेशान ना करें खुद को और सरमद की तैयारी करें। गिलानी साहब ने उन्हें हल्के फुल्के लहजे में तसल्ली दी थी। ये भी ठीक है। उन्होंने गिलानी साहब की बात से इत्तेफाक किया था। बिलाखिर वो मुबारक घड़ी आन ही पहुंची थी
जब नुसरत बेगम की छोटी बहन नौशाबा और फनोशी ने हमरा अपनी साहबजादी के उनके गरीब खाने को इज्जत बख्शी थी, नुसरत बेगम तो हबड़ दबड़ सारे में घूमती फिर रही थी। और सुनाओ, कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना आने में? बहन के बिल्कुल साथ जुड़कर बैठी नुसरत बेगम जाने किस चीज की तसल्ली चाह रही थी। अरे नहीं आपा, तकलीफ कैसी, अपनी गाड़ी में आए हैं। उन्होंने माकूल लहजे में बहन को तसल्ली करवाई थी। और कुछ लाऊं खाने पीने को? आपा अभी तो बहुत फुल हैं, बस आप बैठे यहाँ बातें करें, जाने फिर कब मिलना हो। और नुसरत बेगम का हाथ अपने हाथ में लेकर थपथपाते हुए बोली थी। अभी कुछ देर पहले ही उनकी आमद पर रिफ्रेशमेंट के नाम पर ढेरों लवाजमात जबरदस्ती उन्हें खिलाए जा चुके थे। काफी मॉडर्न है ये नौशी आंटी, हानिया ने हस्बे आदत शबनम के कान में घुसते हुए कहा था। वह बगौर उनका जायजा ले रही थी। स्याह और सिल्वर रंग के इम्तजाज से सजा प्रिंट पहने हुए, कंधों से जरा नीचे आते हुए रंगे हुए बाल और हल्का सा मेकअप किए वो अपनी उम्र से कुछ साल कम ही दिखाई देती थी, जबकि उनके बराबर में बैठी नुसरत और साबरा बेगम इंतहाई सादा और किसी भी किस्म के तसन्नो से पाक। होती रहें, हमें क्या, बस मुझे तो इनके साथ आया वो बड़ा सा केक अच्छा लगा है, और कुछ नहीं। शबनम ने नाक चढ़ाकर अपनी नापसंदीदगी वाजिया की थी। उसे कभी भी अपनी खाला में कोई कशिश महसूस नहीं हुई थी। बड़ा ओपरीपन होता था उनकी मोहब्बत में। और उनकी बेटी, जो मसनूईपन की दौड़ में शायद चैंपियन बनने का इरादा रखती थी, और सबसे अलग थलग अपने आईपैड पे सर झुकाए बैठी थी। इंतहाई तंग जीन्स और चुन्नी मुन्नी सी टाइट शर्ट में वो हानिया को जहर लगी थी। वो तो शुक्र है कि बिलाल घर में नहीं था, वरना उसके दावत नजारा देते वजूद की कशिश शायद उससे भी जकड़ लेती। आप शायद बोर हो रही हैं, वो उठकर अर्शिया के पास चली आई। शबनम ने उसकी तकलीद की। नो वे, वो जरा की जरा गर्दन उठाकर उसे देखते हुए बोली थी। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इंसानों की बजाय मशीनों के साथ ज्यादा एंजॉय करती हैं। और बड़ी फुर्सत से उससे थोड़ा फासला रखकर बैठ गई, और शबनम बिल्कुल उसके साथ जुड़कर। अर्शिया ने दोनों को नागवारी से देखा था। उसे ये लोग कभी भी पसंद नहीं रहे थे। यहाँ आकर उसे लगता था कि वो 1990 के दौर में दाखिल हो गई है। मेरे नजदीक मशीनें इंसान से ज्यादा कारआमद हैं, वो माथे पर बल डालकर बोली थी। उसे इन दोनों का बगैर इजाजत मुखातिब करना अच्छा नहीं लग रहा था। चमगादड़। शबनम ने उसके कान में घुसकर सरगोशी की थी। उसे एकदम हंसी आई थी। अर्शी ने दोनों को घूरा था, बोली कुछ नहीं। दुरुस्त कहा, कुछ इंसानों से बेहतर मशीनें ही होती हैं। हानिया ने तंजिया लहजे में उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा था। मेरा ख्याल है हमारी गुफ्तगू खत्म हुई, अब आप जा सकती हैं। अर्शिया का अंदाज निखवत से पुर था। उसका सबर जवाब दे चुका था। बंदे की नाक हो तो नखरा भी अच्छा लगता है। आप फजूल में अपनी एनर्जी जाया कर रही हैं। हानिया ने उसकी चपटी नाक पे हमला किया था। इडियट्स, वो तन फन करती वहां से उठी थी और वॉकआउट कर गई। पीछे वो दोनों एक दूसरे के हाथ पे हाथ मारकर हंसी थी। सब रात के पुरतकल्लुफ खाने और अपने अपने मनपसंद मशरूब चाय कॉफी और सब्ज चाय पीकर अपने अपने कमरों में सिधार चुके थे। किचन समेटने का काम चूंकि उसके जिम्मे था, इसलिए वो इस सर्दी में ठिठरती, बर्तनों से दो दो हाथ करती, बाकी सबको कोसने में मसरूफ थी, जो मजे से अपने अपने हिस्से का काम भुगता कर गर्म बिस्तर में घुसी हुई थी। ए हसीना, एक कप चाय का मिलेगा? बिलाल किचन के दरवाजे से अंदर झांकते हुए उससे मुखातिब हुआ था। जहर न पिला दूं इस वक्त? वो इस बेवक्त की फरमाइश पे दांत कचकचाते बोली थी। तोबा तोबा, बिल्कुल ड्रैकोला की जानशीन लग रही हो इस वक्त। वो मसनूई तासुफ से कानों को हाथ लगाते हुए बोला था। देखो, मुझे काम करने दो। खुद तो सब मजे में गर्म कमरों में बैठे हैं, मुझे इस अजाब में डाल रखा है। उसने हाथ में पकड़ा बर्तन वापस पटका था। चलो, मैं खुद ही बना लेता हूँ। वो उसे दुस्दीदा नजरों से देखता इधर उधर कैबिनेट में हाथ मारकर चूल्हा जलाने के लिए माचिस ढूंढने लगा। हटो परे, बना देती हूँ, वो चीख कर बोली थी। जो हुक्म सरकार, वो जेर लब मुस्कुराता फौरन वहां से गया। हाँ, 2 कप बनाना, अम्मी को भी तलब हो रही है। उसे चाय का पानी चढ़ाते देखकर वो वापस पलटा था और नया हुक्म सादिर फरमाया। कहो तो पूरी बारात के लिए चाय चढ़ा दूं? वो ऐन उसकी तवक्को के मुताबिक तिड़क के बोली थी। बस 2 कप ही फिलहाल, वो मजे से कहता चलता बना। हानिया ने बड़बड़ाते हुए कैबिनेट खोलकर चाय की पत्ती का डब्बा बाहर निकाला था। अम्मा, कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरा और अर्शी का कोई जोड़ भी बनता है? वो 2 कप चाय ट्रे में धरे ताई अम्मा के कमरे के दरवाजे के पास आई तो बिलाल की तेज आवाज सुनकर रुक गई। तुम्हें क्या पता तुम्हारा जोड़ किससे बनता है? ये तुम्हारे माँ बाप के करने के काम है, तुम्हारे नहीं, ताई अम्मा ने तीखे लहजे में कहा था।
مجھ سے بہتر کون جانتا ہوگا میرے دل کا حال؟ بلال ان سے بحث پر اتر آیا۔ ویسے بھی اس کی پسند کا سوال تھا، وہ اس بات پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا تھا۔ میں بھی تو سنوں تمہارے دل کا حال۔ طیمہ کا انداز حد درجہ تنزیہ ہو چکا تھا۔ میری پہلی اور آخری پسند ہانیہ ہے، اس کے علاوہ آپ کسی اور کا سوچے بھی نہیں۔ وہ مضبوط لہجے میں بول رہا تھا۔ باہر کھڑی ہانیہ کا دل دھڑ دھڑ کرنے لگا۔ اب جانے طیمہ کیا کہنے والی تھی؟ اندر کی خاموشی سے اسے ہول سا اٹھنے لگا۔ اچھا یہ بات ہے، شک تو مجھے تھا۔ خیر ہانیہ بھی اچھی بچی ہے، لیکن میں اپنی بھانجی پہ اسے ترجیح نہیں دوں گی۔ طیمہ کی پرسوچ آواز ابھری تھی اور اس کا دل سینے میں کہیں ڈوبا تھا۔ لیکن کیوں؟ وہ دبی دبی سی آواز میں چیخ اٹھا۔ بے وقوف ہی رہنا باپ کی طرح ساری عمر۔ ارے تمہارے بھلے کا ہی فیصلہ ہے یہ۔ انہوں نے جیسے اس کی عقل پہ ماتم کیا تھا۔ ہانیہ کو پتہ ہی نہ چلا کب اس کی آنکھیں چھلک پڑی۔ اس نے پلٹنا چاہا لیکن شاید اس کے قدم پتھر کے ہو چکے تھے۔ وہ بے بسی سے آنسو بہاتی طیمہ کے نادر فرمودات سننے لگی۔ کیسے بھلا؟ بلال کی جھنجھلائی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ باہر چلا جائے گا، تیرے بچوں کا مستقبل بن جائے گا، یہاں کیا رکھا ہے؟ وہ اسے سمجھانے لگی۔ آپ کو کیا لگتا ہے اماں کہ میں کینیڈا کی شہریت کا پٹا گلے میں ڈال کر آپ کی بھانجی کا ٹومی بننے کو تیار ہو جاؤں گا؟ بلال کا اشارہ عرشی کی الجھی ہوئی اور آزاد خیال شخصیت کی طرف تھا۔ تو کیا ہوا؟ دودھ دینے والی بھینس کی دو چار لاتیں پڑ بھی جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کا اپنا فلسفہ تھا۔ آپ ہی کھائیں لاتیں اور پائے، مجھے ہانی کے علاوہ کوئی اور لڑکی قبول ہی نہیں ہے، اور اگر آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر عرشی کے سلسلے میں کوئی بات کی تو میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ بلال نے دھمکی دی۔ ہانیہ کے ہاتھوں میں پکڑی چائے کب کی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ دفتن دروازہ کھلا تھا اور بلال تیزی سے باہر نکلا۔ اپنے سامنے آنسوؤں کے دریا میں بہتی ہانیہ کو دیکھ کر اس نے اپنے لب بھینچے تھے۔ وہ سب کچھ سن چکی تھی۔ وہ خیال ہی روح فرسا تھا۔ فی الوقت وہ اس کے کسی سوال و جواب یا شکوہ بھری نگاہیں سہنے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے اسے نرمی سے دھکیلتا اس کے پہلو سے نکلتا چلا گیا۔ ہانیہ کے آنسوؤں میں ایک بار پھر سے روانی آئی تھی۔ موم، کتنا منع کیا تھا میں نے آپ کو کہ مجھے یہاں نہ لائیں۔ I hate people from the core of my heart۔ مجھے ان لوگوں سے شدید نفرت ہے۔ یہ عرشی تھی۔ ان کے کمرے میں داخل ہونے کے لیے دروازے کی طرف بڑھتا ان کا ہاتھ رکا تھا۔ وہ عرشی کا انگلش میں کہا گیا جملہ سمجھ نہ سکی تھی۔ کم آن عرشی، ایک رات ہی کی تو بات ہے، اور پھر تمہارے ڈیڈ کی خاص تاکید کی کہ تمہیں اکیلا بالکل نہ چھوڑوں۔ پچھلی بار یہ غلطی کر چکی ہوں اور نتیجہ بھی بھگت لیا۔ وہ اکتاہٹ بڑے انداز میں بولی تھی، جیسے ایک ہی بات سن سن کر عاجز آ چکی ہوں۔ ایسا کیا کر دیا تھا میں نے جس کا تانا دیتی رہتی ہیں؟ صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے اپنے چند دوست ہی تو بلائے تھے۔ عرشی کے لہجے میں محسوس کی جانے والی بدتمیزی کی جھلک تھی۔ نصرت بیگم کو ان ماں بیٹی کی اتنی پرسنل باتیں سننا کچھ مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ وہ وہاں سے ہٹ جانا چاہتی تھی، لیکن کچھ تھا جس نے ان کے پیروں کو باندھ دیا تھا۔ وہ ہپی ٹائپ کے لڑکے اور لڑکیاں، وہ تو انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں، اور تم نے انہیں دوست بنا رکھا ہے۔ ان کے لہجے میں ناگواری سی ناگواری تھی۔ او مائی لارڈ، او میرے خدا، آپ اتنی بیکورڈ اور ڈومینیٹ کیوں ہیں؟ میری مرضی، جسے چاہے دوست بناؤں۔ وہ مزید بدتمیزی پہ اتر آئی تھی۔ نصرت بیگم کے لیے اپنی بھانجی کا یہ روپ نیا تھا۔ ان کے دماغ میں چھم سے ہانیہ کا سراپا لہرایا تھا، مؤدب، حیا والی۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑے اس ہاٹ پنک ڈریس کو دیکھا جو انہوں نے اپنی ہونے والی بہو کے خیال سے عرشی کے لیے خریدا تھا۔ بہت بدتمیز ہو تم۔ اندر سے انہیں اپنی بہن کی تھکی تھکی سی آواز آئی تھی۔ شاید وہ بھی اپنی موزور بیٹی سے ہار مان چکی تھی۔ ویسے یہ آپ کی بہن ہے کن چکروں میں جب سے آئی ہوں میرے پیچھے پیچھے پھر رہی ہیں؟ عرشی بیٹا یہ کھا لو، یہ لے لو۔ اس کا انداز سراسر تمسخرانہ تھا۔ شاید منہ بگاڑ کر اس نے ان کے خلوص کا مذاق بھی اڑایا تھا۔ ایک ہی چکر ہے آج کل تو، جہاں بھی جاؤ۔ جب سے لوگوں کو ہمارے کینیڈا جانے کا پتہ چلا ہے، سب اپنے نکمے بیٹوں کو ہاتھوں میں اٹھائے پھرتے ہیں کہ میں کسی کا رشتہ لے لوں۔ حد ہے لالچ کی اور خود کو گرانے کی۔ اب کی بار وہ بولی تو ان کے لہجے میں بے پناہ غرور سمایا ہوا تھا۔ نصرت بیگم نے خود سے ہی نظریں چراتے ہوئے اپنے ہاتھوں میں پکڑے سوٹ کو سینے سے لگایا تھا۔ انہیں لگا نوشی نے انہیں کھینچ کر جوتا مارا ہے۔ ان کی آنکھیں یکدم دھندلائی تھیں۔ ہا ہا ہا، وہ کیا کہتے ہیں موم، مخمل میں ٹاٹ کا پیوند۔ عرشی کا کہا بے ساختہ تھا۔ نوشی کی دبی دبی ہنسی کی آواز وہ بخوبی سن سکتی تھی۔ انہوں نے کپڑوں کو کسی متاع حیات کی طرح اپنے سینے سے لگایا اور وہاں سے ہٹ گئیں۔
कैसी बोझल सी सुबह उनकी जिंदगी में उतरी थी। वो काफी देर से अपने भारी पपोटे, जो रात भर रोने की वजह से सूज चुके थे, खोलने की कोशिश कर रही थी। उनके साथ सोई हुई सब लड़कियां कब से उठकर काम धंधों पे लग चुकी थी। ये भी गनीमत था कि अभी तक किसी ने हस्बे रवायत उसे खींचकर बिस्तर से नहीं निकाला था, वरना वो अपनी दगड़दू हालत का किसी को क्या जवाब देती। हनी, बेटा उठ जा, अब 10 बज गए। ताई अम्मा की आवाज उसके आसाब पर कोड़े की तरह लगी थी। वो फौरन लिहाफ के मजीद अंदर घुसी थी। नाराज है? उन्होंने लिहाफ उसके चेहरे से हटाया था। उसने बेसाख्ता आंखों पे हाथ धरा था। मुझे पता है तू रोती रही है, मेरी बातें सुन ली थी ना? उसका हाथ आंखों से हटाते हुए वो अफसुर्दगी से बोली थी। हानिया कोई राह फरार ना पाकर उठ बैठी। आपको कैसे पता चला? उसे हैरत हुई थी और शर्मिंदगी भी। क्या सोचती होंगी कि मैं कंसुइयां लेती फिरती हूँ? बिलाल ने बताया है। वो उसके चेहरे पे बिखरी लटें हटाने लगी। ये देख, क्या लाई हूं तेरे लिए। उन्होंने अपने दूसरे हाथ में पकड़ा शापर में लिपटा वही सूट उसकी तरफ बढ़ाया था। हानिया की आंखों में बेपनाह हैरत उतर आई, लेकिन ये तो वो अपनी बात पूरी ना कर सकी, क्योंकि ताई अम्मा उसकी बात काट चुकी थी। हाँ, मेरी बहू के लिए, जो तू है। लेकिन कल रात तो आप, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये एक ही रात में क्या इनकलाब आ गया। हाँ, वो रात थी जो मेरी अकल का उजाला खा गई थी। ये दिन है, रोशन, चमकदार। उनके लहजे में तयक्कुन था। हानिया ने मेकान की अंदाज में सूट उनके हाथ से ले लिया। अपनी ताई अम्मा को माफ कर देना, कभी कभी हम बड़े बहुत ही छोटी हरकतें कर जाते हैं। वो एक और गहरी बात कर रही थी। हानिया के पास पूछने को कोई सवाल न रहा। सब सवालों के जवाब ताई अम्मा के इस एक जुमले में समाये हुए थे। वो बेख्तियार उनके गले लगी थी। नीचे सहन में कहकहों और खुशियों की बहार आई हुई थी। अब से कुछ देर पहले आकला खातून और अंकल गिलानी एक पुरतकल्लुफ दावत उड़ाकर उनके घर से रुखसत हुए थे। सरमद और शबाना की बात पक्की हो चुकी थी। साबरा बेगम को कोई नादीदा बोझ सा सर से उतरता महसूस हुआ। अल्लाह साइमा का भी नसीब खोलेगा। और नुसरत बेगम से मुखातिब हुई, जो मजे से गुलाब जामुन खा रही थी। इंशाल्लाह, क्यों नहीं? उन्होंने बड़े तयक्कुन से सर हिलाया था। अब्बा और ताया शतरंज की बिसात बिछाकर बैठ गए थे। उज़मा, शबनम और साइमा सबकी मसरूफियत का फायदा उठाती टीवी पे कोई नई इंडियन मूवी देखने में मगन हो चुकी थी। हानिया और शबाना इस वक्त छत पे मौजूद नीचे सहन में झांक रही थी। बिलाल जाने कहा था। मेहमानों को रुखसत करने बाहर निकला तो अभी तक वापस नहीं आया था। हानिया की बेचैन नजरें उसे तलाश कर रही थी। कैसा लग रहा है तुम्हें? छत से सहन में झांकती हानिया ने अपने साथ खड़ी शबाना से पूछा था। जाहिर सी बात है, अच्छा ही लग रहा है। उसने चेहरे पे खुद साख्ता बेनियाजी सजाई थी। गुन्नी हो पूरी। वो उसके चेहरे के तासुरात देखकर हंस पड़ी थी। और तुम छुपी रुस्तम। शबाना का जवाब तुरंत था। वो कैसे? वो छत की मुंडेर से अपनी कमर टकाकर खड़ी हो गई। शबाना हनूज नीचे झांक रही थी, जहां सब अहले खाना मेहमानों की लाई गई मिठाई से भरपूर इंसाफ करने में मसरूफ थे। कब से बिलाल से चक्कर चल रहा था तुम्हारा? शबाना ने अपनी आंखें गोल गोल घुमाई थी। बको मत, बड़ों का फैसला है और मुझे कबूल है। हानिया ने उसे मसनूई आंखें दिखाई थी। शबाना बेख्तियार ही हंस दी। आज तो खुशी उसके रोम रोम से निकलती किसी रंगीन तितली की तरह सारे में उड़ती फिर रही थी। ओ, शबाना ने होंठों को गोल किया। हेलो लेडीज। दफतन उन्हें अपने करीब से बिलाल की आवाज आई थी। यस लैड। हानिया की शोखी अरूज पर थी। उसका दिल यकदम झूमा था। वाओ, तुम्हें लेडी का मुजक्कर मालूम है? बिलाल की आंखें हैरत के इजहार में फैली थी। तो क्या तुमने मुझे इतना जाहिल समझ रखा है? उसने भवें सुकेड़ते हुए बिलाल को घूरा था। मेरी ये मिजाल। बिलाल ने अपने कानों की लवें छूकर कहा। नौटंकी हो दोनों पूरे। शबाना ने हंसते हुए बिलाल के कंधे पर धप लगाई थी। अब आप तो निकले यहाँ से, बिलाल ने बेचारगी से कहते हुए शबाना को धकेला था। मुझे ये सब इतना आसान नहीं लगा था। कल रात बहुत परेशान हो गया था मैं, बिलाल ने उसके पहलू में खड़े होते हुए कहा। मुझे भी यही लगा कि हमारे दरमियान शुरू होने से पहले ही सब खत्म हो गया। हानिया धीरे धीरे उससे हकायते दिल कहने लगी। शुक्र है वो बला टली। हानिया ने नाक चढ़ाकर कहा था। उसका इशारा अर्शी की तरफ था, जो सुबह होते ही अपनी माँ के साथ वहां से जा चुकी थी। वैसे वो अभी तक उसके तासुरात को एंजॉय कर रही थी। जब सुबह में ताई अम्मा ने उसके वक्त रुखसत हानिया और बिलाल की मतवक्का मंगनी का संदेशा दिया था, तो दोनों माँ बेटी के मुंह कितनी देर तक खुले ही रह गए। साबरा खातून भी जिठानी के इस ऐलान पर खुशी से साकित सी हो गई थी। उनका कितना मन था कि उनकी बेटियों में से किसी एक का बिलाल से हो जाए।
पढ़ा लिखा, बरसरे रोजगार, आंख में हया का पानी। अल्लाह बड़ा कारसाज है। कैसे नुसरत बेगम ने उनका मान रखा था, वो दिल ही दिल में उनकी ममनून थी। हाँ, लेकिन एक बला उम्र के लिए मेरे गले पड़ गई। बिलाल के लहजे में शरारत नाच रही थी। हानिया ने उसके कंधे पर एक जोरदार धप लगाई थी। तुम भी किसी जिन से कम नहीं, हानिया ने जवाबी हमला किया था। हा हा हा, बिलाल ने दिल खोलकर कहकहा लगाया था। आज की रात कितनी हसीन है ना। हानिया ने धुंध से पाक आसमान पे जगमगाते तारों को देखा था और एक बेफिक्री का सांस हवा के सुपुर्द किया था। और तुम इस रात के दामन में जगमगाता चांद। वो उसके कान में झुका फुसूं फूंक रहा था। हानिया ने उसकी सरगोशियों से तांगा कर उसे दोनों हाथों से परे धकेला था। वो दोनों हंस दिए थे और उनके ऊपर तनी रात की स्याह चादर में चांदी के नगों की तरह रोशन सितारे भी मुस्कुराए थे। डियर लिसनर्स, उम्मीद है आपको ये नावल पसंद आया होगा। अपनी पसंदीदगी के इजहार के लिए लाइक बटन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। शुक्रिया।